गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका उदयपुर में। और उदयपुर अपने आप में एक बहुत अलग ही तरह का शहर है। ये आपको राजस्थान में होते हुए भी राजस्थान जैसी फीलिंग नहीं देगा। यहाँ पे पहाड़ियां हैं, यहाँ पे लेक्स हैं, मौसम भी यहाँ का गर्म है, पर उतना नहीं जितना हम लोगों को जैसलमेर में मिला था। राजस्थान में भी 3 हिस्से हैं। एक जो जैसलमेर वाला एरिया है विच इज टू ड्राई, उसके बाद जयपुर जो मिक्स ऑफ बोथ है, और उसके बाद उदयपुर आता है जहां पे कल्चरल डिफरेंस भी है और लैंडस्केप डिफरेंस भी है। पर ट्रेवल अपने आप में ना एक बहुत अच्छी चीज है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो हम ट्रेवल में सीखते हैं ना, वो हम किताबों में, स्कूल्स में कुछ भी कर लें, द बेस्ट ऑफ टीचर इज एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस के चलते हुए इस बार जब ये ट्रिप शुरू करने लगे थे तो गुन्नू ने कुछ ऐसी चीजें लिखी थी। शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप, तो उसने कुछ छोटे छोटे स्निपेट्स बनाए हैं एंड शी वांटेड टू कम इन दिस वीडियो एंड टेल अबाउट दिस। मैं इस ट्रिप पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जब से मेरे को पता लगा कि हम गोवा जा रहे हैं, वो भी बाय रोड, आई वॉज रियली एक्साइटेड। तो मैंने जिस सिटीज में भी हमने लेओवर लेने का सोचा है, मैं उस सिटी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी है, मतलब जितना मेरे को मिला। तो उदयपुर, अबाउट उदयपुर के फाउंडर हैं उदय सिंह द सेकेंड, द 12th महाराणा ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी। तो उन्होंने उदयपुर को चित्तौड़गढ़ से उदयपुर को मतलब कैपिटल बनाया था मेवाड़ डायनेस्टी का। तो सो ग्रेट, ये बहुत बढ़िया स्निपेट्स थे गुन्नू की तरफ से। और अभी हम लोग साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, चलते हैं आगे और फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। भाई अगर अपने को ना लोकल घूमना हो तो बेस्ट रहता है कि आप एक लोकल ट्रांसपोर्ट हायर कर लें। जैसे कि मैंने ये ऑटो रिक्शा ले लिया है और हम लोग ये ऑटो रिक्शा लेके लोकल साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ जाना होगा भैया हमें? सर अभी तो फर्स्ट अपन सिटी पैलेस ही जाएंगे ताकि आपको गर्मी महसूस नहीं होगा। ओके, मैक्सिमम उसके अंदर 1.5 से 2 घंटा लगेगा सिटी पैलेस ओके, में। हाँ हाँ उसके हाँ बाजू हाँ, में पिछोला लेके जगदीश मंदिर है। फिर उसके बाद में अपन अगर आपको सज्जनगढ़ जाना है तो सज्जनगढ़ सनसेट के हिसाब से आप जाओ। अच्छा, अगर सनसेट आपकी गाड़ी लेके जा रहे हो तो फिर आप आपके हिसाब से 4:30-5 बजे समथिंग सज्जनगढ़ चले जाओ। ओके, अगर आप सज्जनगढ़ नहीं जा रहे हो तो आप फिर शाम को नजारा फतेह सागर व्यू, फतेह सागर है, नीमच माता रोक पे है, सहेलियों की बाड़ी है, वैक्स ओके। म्यूजियम है। एक बागोरे की हवेली भी है। उसी जगह फोक डांस बताऊं वही है। ओके, राजस्थानी फोक डांस है। अच्छा, इस तरह के फिर लास्ट में रहेगा मार्केट यहाँ का राजस्थानी, हाँ हाँ वो हाँ हाँ, दिखा के आपको होटल। अच्छा, इस बीच में कहीं आपको खाना वगैरह खाना हो गया, खाना हाँ हाँ खाना है, हाँ हाँ हाँ, इस हिसाब से आप टूर करिए ठीक ताकि है, आपको थकान महसूस नहीं होगी। ठीक है। आई थिंक बेस्ट रहेगा कि हम लोग ना चलते चलते डिसाइड कर लें कि हमको क्या क्या करना है। द फर्स्ट साइट विल बी सिटी पैलेस, तो हम लोग निकलते हैं फिर सिटी पैलेस के लिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल फैमिली वाला ट्रैवलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शहर के बीचों बीच ओल्ड सिटी में। मतलब ये आपको बिल्कुल ओल्ड सिटी वाइब्स देता हुआ भी दिखेगा। पुरानी दुकानें, पुराने गेट, एकदम गलियां, मोहल्ले। किसी भी एक शहर का जो दिल होता है वो बसता है ऐसी जगह में। यहाँ से निकलते निकलते ना मुझे कुरुक्षेत्र का थानेसर शहर याद आता है, क्योंकि छोटा बाजार वाला एरिया और ये सब ऐसा सा ही दिखता है। और बहुत बढ़िया किया है हम लोगों ने कि लोकल ट्रांसपोर्ट हायर कर लिया, क्योंकि आप लोगों को शायद वो वीडियो मैंने बनाया नहीं ना। हम लोग गए थे जोधपुर में, और जोधपुर में अंदर हम लोग चांदपोल वाली साइड पे चले गए, और चांदपोल वाली साइड पे जाके मैं स्कॉर्पियो एन लेके अंदर चला गया था और हम लोग फंस गए वहां पे। अच्छा, ये भी चांदपोल है? अरे ये भी चांदपोल है। अरे अच्छा, किसी भी शहर में मुझे लगता है चांदपोल जो है वो रेजिडेंशियल एरिया होता है। मे भी ठंडा होता है राजस्थान में क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, और चांदपोल वो जगह है जहाँ पे सनसेट होता है। सूरजपोल वो होता है जहाँ सनराइज होता है। तो सनसेट होने की वजह से ये जगह थोड़ी ठंडी रहती होगी दिन में, इसीलिए यहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये आगे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मुझे कुछ महल जैसा ही लग रहा है।
अरे वाह, पिचोला लेक। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम लोग सिटी पैलेस के पास मार्केट में। बहुत ही मजेदार वाइब है इस जगह की। जैसा हम लोग पीछे देख भी रहे थे, है ना, एकदम मार्केट का एरिया है, हैपनिंग सी मार्केट है, पुराना शहर है वो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे लोग बहुत मजेदार हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, इजीली सब कुछ अरेंज हो जा रहा है। और चलते चलते आप ये देखिए पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने दरवाजे और साथ ही साथ ये पिचोला लेक। एक बार सिटी पैलेस करने के बाद फिर हम लोग पिचोला लेक के बारे में देखेंगे, या फतेह सागर लेक में जाना है, क्या करेंगे, वो सारी चीजें जैसे जैसे दिन अनफोल्ड होगा उसी तरह से हम लोग आगे करते रहेंगे। बट दिस प्लेस इज ऑसम, बहुत बढ़िया वाइब है यहाँ की। तुमको मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने में? बहुत ज्यादा। क्या क्या फील हो रहा है? ऐसा तो लगता है जोधपुर जैसा सही है, और ना हम एक दिन में ही पहुंच के पता ही नहीं लग रहा कि हम घूमने आए हैं। हाँ, ये बात बड़ी शानदार है क्योंकि ना यहाँ के रोड्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं। द रोड्स वर ऑसम। इतने बढ़िया रोड थे कि 800 किलोमीटर ट्रेवल करने में हमें पता भी नहीं लगा। हम लोग इतने मजे से यहाँ पे पहुंच गए हैं। मतलब द हाईवे ऑफ राजस्थान, सल्यूट भाई। मतलब इतने शानदार रोड्स बनाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये, इतनी बारिश हुई है उसके बावजूद भी ये सारे रोड्स अभी भी बिल्कुल साफ पड़े हुए हैं। कहीं पे भी मुझे यू नो थोड़े से भी पैच ऐसे नहीं थे जो टूटे हुए मिले हों। ये मंदिर आप लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये बिल्कुल ना साउथ इंडियन टेम्पल्स जैसा सा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, ये शहर मुझे वाइब दे रहा है ऋषिकेश वाली। लगभग ऐसी ही गलियां ऋषिकेश में भी हैं जो हम लोगों को मिली थी। और इसी तरह से क्योंकि वहां पे भी फॉरेन टूरिस्ट का आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पे नजर आता है यहाँ के बिजनेस में, यहाँ के कारोबार में। और आज दशहरे की वजह से सजावट भी बहुत बढ़िया हो रखी है। जय महादेव। भाई बहुत गर्मी है, भाई बहुत गर्मी है। किसी को हिमाचल से उठा के यहाँ पे बिठा दो ना, वही अपने आप में सजा है। बट एनीवेज, इस गर्मी से बचने के लिए ना ये चिल्ड छाछ ली है मैंने। ये अंदर जाते ही ना जो इसमें पुदीने और धनिया का टेस्ट आया, बहुत बढ़िया। और छाछ का क्योंकि एक ही गिलास था तो ये मैंने ले लिया। और इन सबको मिलेगा कुछ भी मीठा। मीठी लस्सी है। ठीक है, ये खाना पड़ रहा है। ज्ञानी की लस्सी से कंपेयर कर ले फिर। और सर अच्छा, वो तो सिटी पैलेस उदयपुर की एंट्री टिकट है ₹400 फॉर एडल्ट्स और 150 रुपये है बच्चों के लिए 5 से 18 साल के। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब हम एंट्री के लिए जा रहे हैं। ये मेरे सामने जो आप देख पा रहे हैं त्रिपोलिया गेट, वो जो 3 गेट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको त्रिपोलिया गेट कहते हैं। और ये मतलब इस महल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहीं से हम लोग यहाँ की एंट्री लेंगे और यहाँ की एंट्री लेते ही जो सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है ना, वो है हाथियों का बाड़ा। मतलब मेवाड़ राजवंश के इतिहास में हाथियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहा जाता है कि एक युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद को बंदी बना लिया गया था। सोचिए, हाथी को बंदी बना लिया गया था और उस हाथी ने क्या करा, उसने 1 महीने तक अन्न पानी सब छोड़ दिया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये थी उस समय की वफादारी। और दोस्तों, ये सामने आप देख पा रहे हैं शेर और तेंदुए का पिंजरा। आप जानते हैं किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि ये जब कोई जानवर आदमखोर हो जाता था ना, तो उससे प्रजा की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। मान लीजिए कोई जानवर आदमखोर हो गया, वो प्रजा को तंग करने लगा, तो राजवंश खुद अपना कर्तव्य मानते हुए उस जानवर को पकड़ता था
और उसको कहीं दूर छोड़ के आया जाता था जहां वो किसी भी इंसान को नुकसान ना पहुंचाए, और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में उसको मारने का हुक्म दिया जाता था। और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये कुछ शॉप्स लगी हुई हैं और सामने है हमारे एक बहुत ही प्यारा सा लॉन। पर ये जो लॉन अभी हम देख पा रहे हैं ना, ये हमेशा से लॉन नहीं था। इस जगह को कहा जाता था दीवाने आम। यहाँ पे मतलब राजा जी सब लोगों की बात सुनते होते थे, मतलब आम जनता यहाँ पे आके रॉयल फैमिली से यानी राजा जी से मिल सकती थी। और ये मेरे सामने आप देख रहे हैं तोरण पोल, ये मेन एंट्री है। बट आज यहाँ पे विजयदशमी की वजह से कुछ प्रिपरेशंस चल रही हैं, तो इधर से एंट्री नहीं मिलेगी हमें एंट्री लेनी है मेन डोर से, यानी कि मुख्य द्वार। और इस द्वार को कहा जाता है हाथी पोल। आप सामने देख भी रहे हैं एक हाथी की मतलब लाइफ साइज स्टैचू लगी हुई है। बहुत ही शानदार है ये दरवाज़ा। और ये दरवाज़ा उस टाइम पे हाथियों के थ्रू महल के अंदर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये रास्ता खुलता है मानक चौक पे, और मानक चौक हमको वर्तमान से अतीत की तरफ लेके जाता है। यहाँ सबसे पहली तस्वीर हमको देखने को मिलती है डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी की, जो कि चेयरमैन और मैनेजमेंट ट्रस्टी हैं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन एंड विद्याधन ट्रस्ट के। और साथ ही साथ ये 77th कस्टोडियन हैं टू हाउस ऑफ मेवाड़। और उनके साथ आगे हम देखते हैं तो बाकी सभी महाराणाओं की हमको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मैंने इससे पहले भी कई महल कई किले विज़िट किए हैं, बट जिस तरीके से इस महल ने अपने पूर्वजों की याद को, उनके गौरवशाली इतिहास को जीवित रखा हुआ है, वैसा मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस महल की हर दीवार, हर गलियारा, हर चौक, मतलब ये ना सीधा हमको महाराणाओं के एक गौरवशाली इतिहास की तरफ लेके जा रहा है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे 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 सन 1559 की तरफ जा रहा हूँ, जब इस महल का निर्माण शुरू हुआ था। ये देखिए, ये सभी महाराणाओं की फुल साइज़ तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं, ताकि जो भी यहाँ आए वो उनको देखे और याद करे और देखे कि किस पराक्रम के साथ, किस गौरवशाली इतिहास के ये लोग स्वामी रहे हैं। तो खैर अभी हम लोग एंटर करते हैं म्यूज़ियम की तरफ। सबसे पहले हमको देखने को मिलती है सिद्धि विनायक जी की एक मूर्ति, और साथ ही साथ उनके विराजमान हैं गज लक्ष्मी जी। और ये ऊपर की तरफ ये तस्वीर है श्रीनाथ जी महाराज की। मतलब ये जो राजवंश है ना, ये ख़ास तौर पे बहुत ही ज़्यादा धार्मिक रहा है। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं इस महल के पहले प्रांगण में। ये हमको लेके जाएगा आगे महाराणा प्रताप कक्ष की तरफ, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की एक मूर्ति लगाई गई है। और उसके अलावा उनके जीवन से जुड़ी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी चित्र, काफ़ी और ये गौरव गाथा उनकी लिखी गई है यहाँ पे। और काफ़ी ज़्यादा चित्र वगैरह उनके जीवन के बारे में, जो महत्वपूर्ण उनकी जीवन में घटनाएं हुई हैं उसके बारे में सब लिखा गया है। हालांकि क्योंकि आज विजयदशमी है तो शस्त्रागार की तरफ तो हम लोग नहीं जा पा रहे, पर इस एरिया में भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हल्दी घाटी की मिट्टी भी रखी गई है। हल्दी घाटी का युद्ध एक अपने आप में बहुत बड़ा युद्ध माना गया था, और उसी में उनका जो घोड़ा चेतक था वो वीरगति को प्राप्त हुआ था। अब हम इससे बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल सामने की तरफ ये है प्रेमगिरी जी का मंदिर, जिनके आशीर्वाद से इस महल का निर्माण शुरू हुआ था। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस महल के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है लक्खू कुंड। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं ना, ये एक कुंड बना हुआ है। जब भी किसी युवराज का राज तिलक होता था तो इस कुंड को 1 लाख चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था, और उसमें से 25,000 सिक्के जनता में उछाल दिए जाते थे, और बाकी 75,000 सिक्के रख लिए जाते थे, जो कि केवल धार्मिक कार्यों में यूज़ किए जाते थे। साथ ही ये हमें दिख रहे हैं कुछ पैडलॉक्स और लॉक्स जो यूज़ किए जाते थे महल की सुरक्षा के लिए। यार ये महल ना सुरक्षा के हिसाब से बहुत शानदार बनाया गया था। इसके गलियारे आप देखेंगे ना, बहुत संकरे हैं, ताकि उसमें यदि कोई युद्ध की स्थिति हो तो दुश्मन आसानी से प्रवेश ना कर पाए। तो खैर अब हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगला जो सेक्शन है ना इस महल का,
वो बहुत ख़ास है। इस सेक्शन को नाम दिया गया है बाड़ी महल। बाड़ी महल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बागीचा है, और आप जानते हैं ये महल का टॉप फ्लोर है, फिर भी यहाँ पे पेड़ इतने बड़े, इतने घने और हरे भरे हैं। उसका कारण है कि ये महल एक पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है और ये पेड़ सीधा पहाड़ी से उगे हुए हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ये कुंड बना हुआ है, इसको होली और इस तरह के उत्सव के लिए इस्तेमाल किया जाता था रॉयल फैमिली के द्वारा। दोस्तों, इस महल की दीवारें बनी हैं मकराना मार्बल से, जिससे ताजमहल बना है। और ये इस महल का एक बड़ा ही अनूठा सेक्शन है। ये है यहाँ का पोस्ट ऑफिस। यहाँ डाक कबूतरों को रखा जाता था, जो कि डाक को ले जाने के काम में लाए जाते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है एक और कुंड जिसको रॉयल फैमिली यूज़ करती थी, और उसके साथ ही हमको दिखती है यहाँ पे महाराजा फतेह सिंह जी की एक लाइफ साइज कटआउट। कहा जाता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा दिल्ली में एक दरबार लगाया गया था, जिसमें महाराणा फतेह सिंह जी को भी आने के लिए कहा गया था, पर उनके हिसाब से वहाँ जाना अपने स्वाभिमान से समझौता करना था, जो कि मेवाड़ राजवंश तो कभी नहीं करता था, तो इसीलिए वो वहाँ नहीं गए। तो उनकी बहादुरी को देखते हुए अंग्रेज़ी हुकूमत ने ये कुर्सी स्पेशली एज अ गिफ्ट उनको भेजी थी। मतलब इस तरह के शौर्य और पराक्रम के किस्से हैं इस मेवाड़ राजवंश के। चलते हुए तो हमें नहीं पता चल रहा था कि हम कितना ऊपर आ गए हैं, पर ये देखिए वो सामने त्रिपोलिया गेट नज़र आ रहा है आपको। इससे हमको पता लग रहा है कि हम कितने फ्लोर ऊपर चढ़ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गलियारे में। ये गलियारा हमको लेके जाएगा आगे शीश महल और कृष्ण विलास की तरफ। दोस्तों, आप जानते हैं ये जो चित्रकारी, कलाकारी और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, इसका कारण क्या था? ये महल की साज सज्जा और ये अलग अलग तरह के चित्र कलाकारियाँ, इसका एक सीधा सा कारण था क्योंकि राज परिवार अपने लोगों को यानी अपने राज्य में रोज़गार उत्पन्न करना चाहता था और कला को प्रोत्साहित करना चाहता था। इसीलिए अलग अलग कलाकारों को ये कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आने वाली जनरेशंस को ये सब सिखाते रहें। ये सारी पेंटिंग्स जो हैं ये नेचुरल वेजिटेबल पेंट से बनी हुई हैं, और जितना भी इसमें गोल्डन कलर आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा रियल गोल्ड है जिसको मेल्ट करके पेंट बनाया गया था। मतलब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है ये। और यहीं पे ही है इस महल की पहली लाइब्रेरी। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये एक लाइब्रेरी है और ये है शीश महल। इसके अंदर ये जो पंखा लगा हुआ है ऊपर की तरफ, ये पंखा स्पेशली यहाँ पे लगाया गया था और इसकी रस्सी बाहर की तरफ है। जब भी गर्मियों का सीज़न था, क्योंकि बिजली तो थी नहीं उस समय पे, तो इस पंखे को एक सेवक बाहर से झुलाता था जिस समय राजा जी यहाँ पे रेस्ट करते थे। और ये सारा का सारा कांच जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा बेल्जियम ग्लास है जो यहाँ पे लगाया गया था। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं महाराणा भोपाल सिंह जी के कक्ष की तरफ। ये इस राजवंश के ऑफिशियली आखिरी राजा हैं, क्योंकि जब भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी तो यही वो महाराणा थे जो गद्दी पर थे, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर अपनी रियासत को भारतीय गणराज्य में विलय करवाया था। और जिसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि आज इस महल का 60% हिस्सा जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है, बाकी 40% हिस्सा जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब हम यहाँ से एक फ्लोर नीचे आ गए हैं। चूँकि मेवाड़ राजघराना सूर्यवंशी है, तो सूर्य देवता की पूजा करने के लिए ये सूर्य चौपाड़ का निर्माण किया गया था। कहा जाता है कि जब बादल होते हैं, बारिश का सीज़न होता है और सूर्य देवता स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, तो यहाँ आके सूर्य देवता की एक प्रतिमा लगाई गई है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। और इन दीवारों का तो क्या ही कहना, बहुत ही खूबसूरत कारीगरी है। मतलब कला में तो माहिर है यहाँ के कारीगर। महल के इस हिस्से को नाम दिया गया सुख निवास। यहाँ से ये दरवाज़ा जो खुलता है ये सीधा खुलता है एक ऐसे प्रांगण में जिसको कहा जाता था दीवाने खास। यहाँ पे खास उत्सव किए जाते थे जहाँ केवल रॉयल फैमिली और उनके बहुत खास लोग होते थे। इसका ऑफिशियल नाम है मोर चौक। और यहाँ पच्चीकारी यानी कि कांच का बहुत ही खूबसूरत काम किया गया है।
ये जो मेरे सामने आप चबूतरा देख रहे हैं, यहाँ पे महाराज स्वयं खड़े होके उन उत्सवों को देखते थे। और इसके दोनों तरफ ये जो खिड़कियाँ नज़र आई हैं, यहाँ पे राज परिवार की महिलाएं खड़े होके इस किसी भी होने वाले उत्सव या जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होता था उसको देखते थे। मतलब ये इस महल का सबसे प्यारा सेक्शन है। और ये जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये है मानक महल। मानक महल जो है ये यहाँ का एक डाइनिंग हॉल है। यहाँ पे रॉयल डाइनिंग्स होती थी। जब भी महाराज अपने मंत्रियों के साथ या किसी के साथ बैठते थे खाना खाने के लिए, तो वो इसी जगह पे बैठा करते थे। ये सारा का सारा ग्लास वर्क जो है, ये सारा बेल्जियम ग्लास का बना हुआ है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस महल के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है जनाना महल। जैसे नाम से ही ये पता लगता है कि ये लेडीज़ के लिए बना हुआ है और यहाँ पे पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता था। ये बनाया गया था केवल महिलाओं की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। मतलब उस ज़माने में ये बहुत ध्यान रखा जाता था कि लेडीज़ की अपनी एक प्राइवेसी है और उस प्राइवेसी के अंदर कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो उसलिए ये महल बनाया गया था। और इस महल के अंदर जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमको नज़र आती है ना, वो है एक रसोई घर। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये एक चूल्हा बना हुआ है। यहाँ पे श्रीनाथ जी के लिए भोग बनाया जाता था, क्योंकि ये जो राज परिवार है तब भी और आज भी बहुत ही ज़्यादा धार्मिक रहा है। तो उस समय ये एक साफ़ सुथरी रसोई थी जहाँ पे सिर्फ प्रसाद बनाया जाता था। और ये वो सारे बर्तन हैं जो यूज़ किए जाते थे उस टाइम प्रसाद को बनाने के लिए। दोस्तों, इस महल में जो सबसे पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है वो है उस ज़माने के कुछ फ़ोटोग्राफ्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराणाओं को याद किया गया है, महारानियों को भी याद किया गया है। उनके भी यहाँ पे चित्र लगे हुए हैं। और ये जो बेड आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये पूरा चांदी का बना हुआ है। और ये कमरा भी बहुत ही शांत सा, एकदम प्योर एंड पायस सा दिखता है। ये जो पंखा मेरे सामने दिख रहा है, ये पंखा केरोसिन से चलता है। साथ ही इस कमरे में ना ये एक कृष्ण जी को झूला झुलाने के लिए झूला भी रखा गया है। कहते हैं कि जब महारानी गुलाब सिंह जी अपने खाली समय में बैठती थी तो वो यहाँ पे कृष्ण जी को झूला झुलाती थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक चौपाल बनी हुई है जहाँ पे महिलाएं बैठती थी और अपना कुछ खेल खेलती थी, बातें करती थी, टाइम स्पेंड करती थी। यहाँ पे भी ये जो पंखा लगा हुआ है, ये पंखा भी केरोसिन ऑयल से चलता था। बाद में जब बिजली आ गई थी तब यहाँ बिजली का पंखा लगाया गया था, नहीं तो उससे पहले यही पंखा यूज़ होता था जो कि केरोसिन ऑयल से चलता था। मतलब ये महल ना अपने आप को अपग्रेड करता रहा है जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती रही है। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं तो हमको दिखता है वहाँ के कुछ कपड़े, कुछ जो भी टेक्सटाइल्स उस टाइम पे यूज़ होते थे, जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का फैब्रिक वहाँ पे उस समय यूज़ होता था लेडीज़ के द्वारा, ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट जो सेक्शन है, मतलब ये तो हो गया उनका स्टोर रूम। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें जब हम पहुँचते हैं तो वो है उनका ड्रेसिंग एरिया। मतलब देखिए कितना मॉडर्न है, स्टोर रूम अलग है, ड्रेसिंग एरिया अलग है। और जिस तरह से इस महल को मेंटेन किया गया है ना, ये बिल्कुल हमको ना जो उठा के जैसे अतीत में ले जाता है और बिल्कुल लगता है कि हम उसी टाइम में जी रहे हैं। और ये आ गया है अगला सेक्शन। यहाँ पे उस ज़माने के कुछ खेल रखे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम मनोरंजन के लिए और कुछ नहीं होता था, तो यही खेल खेल के रानियाँ अपना मनोरंजन करती थी। और उस समय की महारानियाँ केवल महारानियाँ नहीं थी, वीरांगनाएँ थी। आप ये देख पा रहे हैं उनका कवच और उनके शस्त्र इत्यादि यहाँ पे रखे गए हैं। मतलब वीर रस तो ना इस महल की एक एक दीवार, एक एक क्षण, एक एक कण में है। अब कमाल है, वैसे कमाल का पराक्रम नज़र आता है। सो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए इस महल के लास्ट सेक्शन में, जो कि है ये एक चांदी का मंडप। यहाँ पे अलग अलग तरह के पूजा, हवन, अनुष्ठान इत्यादि किए जाते थे। आई नो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, पर मेवाड़ साम्राज्य की शौर्य गाथा अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती, इसीलिए इस महल को पूरा विज़िट करना बहुत ज़रूरी था। तो अभी हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं,
क्योंकि बहुत थक गए हैं भाई। 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है अगर आपको ये सिटी पैलेस पूरा का पूरा देखना है। तो अभी हम लोग आके थोड़ी देर खड़े हुए हैं यहाँ पे पिचौला लेक के सामने, और यहाँ से निकल के फिर हम लोग शाम को जाएंगे लोकल मार्केट्स एक्सप्लोर करने। वो भी मैं इसी वीडियो में ही डाल दूँगा, बिकॉज़ मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा दिन आज का हम लोग एक ही वीडियो में डाल दें। तो भैया शाम का टाइम है और हम लोग सिटी पैलेस घूम के आए थे, और उसके बाद मन था कि कुछ चटपटा, कुछ करारा स्ट्रीट फूड जैसा सा खाने का। तो हम लोग निकले हैं और पहुँचे हैं यहाँ सुकेडिया सर्कल। हाँ, यहाँ सुकेडिया सर्कल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बड़ी ही हैपनिंग सी जगह है। ये इस तरफ यहाँ पे कुछ छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं, और अब देखिएगा ये है इस जगह का नज़ारा। एकदम शहर की पूरी हसल बसल जैसे ना यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सब फास्ट फूड, मसाला डोसा, और ये एक मिक्स है। यहाँ पे आपको मुंबईया कल्चर यानी पाव भाजी, दाबेली ऐसी चीज़ें भी दिख जाएंगी, और यहाँ पे छोले कुलचे, पुलाव, छोले भटूरे सब कुछ है ना। तो ये सही एक शाम को अगर आप अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उदयपुर में, तो ये एक बहुत शानदार जगह है। पर यहाँ मुझे सबसे बढ़िया चीज़ जो दिखी है ना, वो है अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स और शेक्स। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। पब्लिक मतलब पब्लिक हो रखी है। और आज कुछ ऐसा भी कारण है कि 2 अक्टूबर, दशहरा, छुट्टी सब कुछ है। देख पा रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई। तो लोकेशन आपने देख ली। जब भी आप उधर उदयपुर आते हैं तो आप इस लोकेशन पे आइए, ट्राई कीजिए यहाँ का खाना, अमेजिंग लगेगा आपको। अच्छा, यहाँ पीछे की तरफ जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा वेजिटेरियन है, और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन भी मिल जाएगा। जैसे इधर दैट्स अ राब सेंटर और एग रोल, ये सारी चीज़ें अलग हैं। तो ये एक यहाँ पे मुझे थोड़ी सी यूनिक सी चीज़ दिखी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए अलग से बना हुआ है, और वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियंस के लिए एक अलग से काउंटर है। बढ़िया भाई। तो भाई लोग, इस वक्त हम लोग खड़े हैं उदयपुर की आइकॉनिक शिव सागर आइसक्रीम पे। मतलब यहाँ पे ना आइसक्रीम की बहुत सारी शॉप्स हैं, शेक्स के बहुत सारे कार्ट्स हैं, पर जो चीज़ आपको शिव सागर पे मिलने वाली है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। और हम लोग, क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल सकता हूँ, मैंने टेस्ट कर लिया है इसको। आप लोग देखिए मेरे पीछे एक बहुत ही बेसिक सी शॉप है, और ये मैंने लिया है अंजीर शेक। भाई मतलब खतरनाक। लो तुम टेस्ट करके देखो। और ये एकता ने लिया फ्रूट क्रीम। मतलब लिटरली इसके अंदर ना एक्चुअल में कट फ्रूट्स जो घर पे हम काट के बनाते हैं वैसे से बने हुए है ना। ये भी चीज़ें भी ये देख, ये भी बहुत जैसे घर पे बनाती है ना दादी, वैसा ही है। ठीक है ना। अच्छा होने का एक खास कारण है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये प्रॉपर अंजीर के पीस डले हुए हैं। बहुत बढ़िया भाई। मतलब लिटरली अलौकिक आनंद की प्राप्ति जिसको बोलते हैं ना, ये आइसक्रीम खाने से हो रही है। स्ट्रॉबेरी। अच्छी है, मजा आ रहा? बहुत अच्छी है। अभी भैया से बात हो रही थी, ये बता रहे थे कि खुद बनाते हैं। तो ये सारी आइसक्रीम आप खुद बनाते हैं? हम 84 से बना रहे हैं। अच्छा। और 90 से हमारा खुद का बिजनेस है। क्या बात है। 10 साल हम जामनगर रह के आए और अभी 25 साल उदयपुर हो गया। अरे वाह। मैंने अभी यहाँ 2 चीज़ें ट्राई करी हैं, दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। एक मैंने फ्रूट क्रीम खाया और एक मैंने फिग्स वाली आइसक्रीम खाई है। यार मतलब मस्ट ट्राई।
जरूर खा के देखिएगा। मैंने 2 और चीजें खाई हैं, चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो भी अच्छी है। वीडियो बना लो आपका। क्या नाम क्या है? लक्की भाई। और यार ये मशीन बड़ी मजेदार है। क्या है ये मतलब सबसे पुरानी मशीन है उदयपुर के अंदर। अच्छा, उदयपुर के अंदर सबसे पुरानी, पहले मतलब उदयपुर में आई है, राजकोट से। अच्छा, और ये सोडा बनाने की मशीन है जो मैं गैस कर पा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये सोडा मेकर मशीन है और उदयपुर की सबसे पहली सोडा मेकर मशीन। वहाँ पे लक्की भाई अपने को ये सोडा पिलाएंगे। तो बनाओ भाई, मिनट बनाओ। और ये मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। भाई ये शहर है या ये खजाने की खान है। अभी मैंने आइसक्रीम खाई, वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। और ये मिंट मोहितो जो भाई ने पिलाया है ना, मतलब आप बड़ी से बड़ी जगह पे चले जाओ, ये टेस्ट तो कोई नहीं दे सकता आपको। बिल्कुल रिफ्रेशिंग। तो दिन भर की थकावट दूर करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई। थैंक यू लकी भाई, बहुत बढ़िया यार। चलो तुम भी ट्राई करो। आप रोज इधर ही खड़े होते हैं। कहाँ आप बताओ, जगह क्या है ये? बैंक तिराहे बापू बाजार। बैंक चौराहा बापू बाजार। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ यहाँ पे ना, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक भी मर्ज होके बना था, और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, HDFC, SBI, PNB सब यहीं पे हैं। और बैंक मुझे दूर से नज़र आ जाते हैं, आप जानते हो क्यों। तो दोस्तों, आज के इस दिन को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत ही बढ़िया दिन रहा हमारा, बहुत मज़ा आया सिटी पैलेस में घूम के। आई होप आपको भी हमारे साथ घूमने में बहुत मज़ा आया होगा। और खैर, ये तो अभी ट्रिप की शुरुआत है, अभी आगे हमने बहुत जगह और जाना है। तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल फैमिली वाला ट्रैवलर पे, हमारे सारे वीडियोस को देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।